पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। भ्रूण का निर्माण निषेचन के बाद सबसे पहले जो बनता है वो क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब उसी भ्रूण का विकास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। उस भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। अगर हमको याद होगा, निषेचन के बाद अंड कोशिका जो होता है वही अंड कोशिका के साथ नर युग्मक मिल के क्या युग्मनज का निर्माण करता है। यही युग्मनज, जिसको इंग्लिश में हम लोग जाइगोट कहते हैं, तो जाइगोट का निर्माण होता है। अब बार बार बताते हैं, जब युग्मनज बन जाता है तो उसका गुणसूत्र क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है और गुणित नहीं रहता है। ठीक, जाइगोट से भ्रूण, जाइगोट से जो जाइगोट बनता है, जो नर युग्मक युग्मनज बनता है, उसी से भ्रूण बनने लगता है। बनने की प्रक्रिया को हम लोग, जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया, जाइगोट से जब भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्द्रव कहते हैं। ठीक, इसको एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो भ्रूण बनता है तो भ्रूण से वही बीज का निर्माण होता है, और वो जो बीज बनता है वो दो टाइप का बनता है। एक द्विबीज पत्री बनता है, द्विबीज पत्री, और एक बनता है एक बीज पत्री। दो टाइप का बीज होता है। आप लोग पहले भी जरूर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े होंगे कि दो टाइप का बीज का निर्माण होता है, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री। जैसे कुछ बीज को देखते हैं तो उसको हम लोग दो हिस्सा में तोड़ अलग अलग हो जाता है। जैसे चना का बीज हो गया, ठीक, जैसे चना का बीज हो गया, चाहे आम का बीज हो गया, ये सब का बीज दो हिस्सों में बट जाता है। ठीक, ये सब को हम लोग द्विबीज पत्री कहते हैं। और जिसका बीज दो हिस्सों में नहीं बटता है उसको हम लोग एक बीज पत्री कहते हैं। तो दोनों हम लोग देखने वाले हैं, दोनों बीज का कैसे निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगे इसमें दिया है द्विबीज पत्री में भ्रूण का विकास, कि द्विबीज पत्री अगर रहेगा तो उसमें भ्रूण का विकास कैसे होता है। भ्रूण का विकास इसके अंदर कैसे होता है, द्विबीज पत्री में भ्रूण का विकास किस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, प्रथम विभाजन के अनुप्रस्थ होता है। देखो, पहले निषेचन होता है, निषेचन के बाद भ्रूण युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद क्या हो जाता है, तो युग्मनज के बाद इसका क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। इसका विभाजन कैसा होता है, अनुदैर्ध्य नहीं होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो ये अनुप्रस्थ विभाजन इसका देखने को मिलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल विभाजन देखने को मिलता है इसका। ठीक है, इसके बीजांड द्वार की, जो बीजांड द्वार हम लोग देखे थे, तो उसका बीजांड द्वार की तरफ से स्थित कोशिकाओं की और आधार कोशिका, उसको हम लोग CD नाम दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाया गया है CD, कहीं पर यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है, आधार कोशिका CB दिया हुआ है। ठीक, कहा जाता है चैलेंजर की ओर स्थित अंतस्थ कोशिका, जिसको हम लोग CA बोल रहे हैं, कहा जाता है। इसके बाद विभाजन के फलस्वरूप T आकार का भ्रूण का निर्माण होता है। T आकार का इसका, अब देखो इसमें जो भी चर्चा दिया रहता है इतना इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बात यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि होता क्या है, तो अगर हम लोग बीज का देखेंगे तो बीज में हम लोग को दो हिस्सा इसका देखने को मिलता है। दो हिस्सा बीज का, दो बीज पत्री हो या एक बीज पत्री हो, दोनों में देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा डायरेक्ट हम लोग बता दे रहे हैं, बीज पात्राधार बीजपत्र का स्तर में बेलनाकार भाग होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, तो इसका दो हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है बीज का, दो तरफ। इसमें एक तरफ जो होता है, एक तरफ वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं प्रांकुर, क्या कहते हैं, प्रांकुर, और दूसरे वाला को हम लोग कहते हैं, दूसरे वाला को मूलज कहते हैं, या मूलांकुर भी हम लोग इसको कहते हैं। तो प्रांकुर और दूसरे को हम लोग मूलज कहते हैं या मूलांकुर भी कहते हैं। तो मूलांकुर भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, या मूलज, इसको मूलज के नाम से हम लोग जानते हैं। अब होता क्या है, इसका दो तरफ, ये एक तरफ प्रांकुर होता है, दूसरी तरफ मूलांकुर होता है, या दूसरी तरफ हम लोग मूल गोप भी किसको हम लोग कहते हैं। तो देखो इस वाले हिस्सा से कभी बीज को हम लोग लगाते हैं तो इस वाले हिस्सा से जड़ निकलता है, और इस वाले हिस्सा से प्रांकुर से क्या निकलता है, तना निकलता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, प्रांकुर जो होता है उससे तना निकलता है, तना का निर्माण होता है, और मूलांकुर जो होता है उससे हम लोग को जड़ का निर्माण होता है। ठीक, वैसे ही सेम एक बीजपत्री पौधा में भी वैसे ही सेम प्रकार का होता है, लेकिन एक बीजपत्री पौधा का यही चीज ध्यान में रखना है कि इसका जो इसका बीज होता है ये इससे बीज से बटा हुआ नहीं रहता है, लेकिन ये जो द्विबीजपत्री पौधा होता है इसका बीज जो होता है उसका होता है बीज से बटा हुआ रहता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें मूलांकुर और प्रांकुर
होता है, परांकुर से तना ही निकलेगा और मूलांकुर से जड़ निकलेगा। उसको जैसे भी लगा दे, अगर जमीन में जब गाड़ते हैं तो मान लो कि मूलांकुर ऊपर की तरफ चला गया तो उससे जड़ निकलेगा, जो नीचे उससे जड़ निकलेगा, जड़ नीचे वो कैसे इस प्रकार से आएगा। ठीक, वैसे ही परांकुर नीचे की तरफ इससे तना निकलेगा, फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, इस प्रकार से देखने को। तो आगे जो दिया हुआ है बहुभ्रूणता दिया है। बहुभ्रूणता का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो बहुभ्रूणता हम लोग उसको कहते हैं जब एक ही बीज के अंदर, जब एक बीज के अंदर क्या हो, अधिक भ्रूण का निर्माण, एक से अधिक भ्रूण का, अगर एक बीज के अंदर एक भ्रूण का निर्माण होगा तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में होगा। लेकिन जब एक भ्रूण के अंदर एक से ज़्यादा, सॉरी एक बीज के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुभ्रूणता हम लोग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। और डिफिनीशन जो इसका भी कोई जरूरत नहीं है डिफिनीशन लिखना। अगर ये ज़्यादातर किस टाइप के पौधा में देखने को मिलता है, तो ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, तो ये अनावृत बीजी पौधा में देखने को मिलता है। ज़्यादातर किस में ऐसा होता है, अनावृत बीजी पौधा में। अनावृत बीजी पौधा किसको कहते हैं, वैसा पौधा जिसके फल नहीं होते हैं, सिर्फ बीज होता है, मतलब बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं देखने को मिलता है, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं देखने को मिलता है, उसको हम लोग अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। तो ये बहुभ्रूणता किस में देखने को मिलता है, अनावृत बीजी पौधा में देखने को मिलता है। तथा अनावृत, जैसा अगर आवृत बीजी पौधा बात करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये आगे भी बहुत जगह देखने को मिलता है। तो अनावृत बीजी अगर पौधा कहीं पर देखने को मिलता है, अनावृत बीजी पौधा, इसका मतलब होता है कि जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता, मतलब बीज के ऊपर कोई फल का निर्माण नहीं होता है, तो इसको अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जाइनोस्पर्म हम लोग कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक, वैसे ही आवृत बीजी पौधा होता है, आवृत बीजी पौधा होता है जिसके ऊपर बीज के ऊपर फल होता है, जिसके ऊपर बीज का, जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत सारा दिया जाता है, जो कि शैली का होता है पौधा, उसके ऊपर कोई भी बीज नहीं होता है। आवृत बीजी पौधा तो हम लोग आसपास बहुत सारे देखने को मिलता है जिसके ऊपर फल होता है, आम हो गया, सेब हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पौधा पेड़ हम लोग को देखने को मिलता है जो आवृत बीजी पौधा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना बहुभ्रूणता, ये आवृत बीजी पौधे में बहुत कम देखने को मिलता है, कम पाई जाती है। आवृत बीजी पौधे में आम, नींबू बीजों के सामान्यतः बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता इसमें पाई जाती है किसमें, आम में और नींबू में। अब देखो आम और नींबू एक क्या है, बहुत आवृत बीजी पौधा है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल, बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल, इसलिए कि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वही चीज़ हम यहाँ पर जो इंडिकेट लिखवाने वाला चीज़ होगा। तो बहुभ्रूणता किस में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, बहुभ्रूणता जो पाया जाता है आम और नींबू में पाई जाती है। बहुभ्रूणता का खोज जब हुआ था तो लियोन हॉक ने किया था, 1819 में इसका खोज किया गया था। ठीक, तो बहुभ्रूणता जो होता है वो दो प्रकार का होता है, बहुभ्रूणता जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो ये पहले डॉट करके लिख लेना, बहुभ्रूणता किसमें पाया जाता है, आम और नींबू में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि डायरेक्ट वो एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। अब देखो जो ये बहुभ्रूणता दो प्रकार के होता है, एक सत्य बहुभ्रूणता होता है, एक असत्य बहुभ्रूणता होता है। एक सत्य होता है, एक असत्य होता है। जब भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसको हम लोग सत्य कहते हैं। जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति, जब एक से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दो या अधिक भ्रूण कोश, देखो एक ही भ्रूण कोश में अगर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा, अगर एक ही भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होगा तो उसको हम लोग सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। लेकिन जब एक से अधिक भ्रूण कोशों में, इसलिए भ्रूण कोश के अंदर ही भ्रूण का निर्माण होता है, तो एक से अधिक भ्रूण कोशों में अगर अधिक भ्रूणों का निर्माण होता है, मतलब ये एक ही भ्रूण कोश इसमें रहेगा, इसमें एक से अधिक भ्रूण रहेगा, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता का कारण दिया हुआ है, इसे जानने की जरूरत नहीं है। बीजांड से एक अधिक भ्रूण कोश हो जाते हैं।
बोला जा रहा है मतलब बीजांड के अंदर जो एक से अधिक भ्रूण कोष बन जाते हैं, जिसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। भ्रूण कोष में एक से अधिक अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है, वही नॉर्मल चीज इसमें दिया हुआ है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे असंग जनन। असंग जनन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। समांतर निषेचन के क्रिया के पश्चात बीजों का निर्माण होता है। समांतर निषेचन क्रिया के बाद क्या होता है हम लोग को देखने को मिलता है बीज बनता है। परंतु कुछ पौधे में बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी पौधा होता है जिसमें निषेचन होगा ही नहीं और अपने आप क्या हो जाएगा, निषेचन होगा ही नहीं, अपने आप क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। तो जो ऐसा क्षमता रखता है, पैदा करने की क्षमता विकसित कर लेती है, जैसे क्या होता है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी क्या होता है, असंग जनन होता है। सूरजमुखी किसका एग्जाम्पल है, तो असंग जनन होता है। मतलब ये बिना निषेचन के क्या हो जाता है, इसमें बीज का निर्माण हो जाता है। तो असंग जनन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, असंग जनन। असंग जनन थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लेते हैं, असंग जनन क्या होता है। तो असंग जनन के बारे में लिख लेना है। क्या लिखना है, जब बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है, वैसे जनन को असंग जनन कहते हैं। वैसे जनन को असंग जनन कहते हैं। और एग्जाम्पल में लिख लेना है। तो एग्जाम्पल में इसका आता है सूरजमुखी में बिना निषेचन का ही इसमें क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। सूरजमुखी में बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। ऑब्वियस है कि इसमें निषेचन की घटना नहीं हो रहा है, मतलब ये कैसा प्रक्रिया, अलैंगिक जनन है। ये लैंगिक जनन नहीं कहलाएगा। लैंगिक जनन का मतलब ये हो जाता है कि क्या है, कि वो निषेचन की क्रिया होगा ही होगा, तभी जाकर बीज का निर्माण होगा। असंजननीय बीजों के विकास की कई तरीके हैं। कुछ स्पेशीज द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो जाते हैं। अब देखो इसमें ऐसा होने का रीजन क्या रहता है, कैसे हो पाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो अंड कोशिका होता है हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है। हमेशा क्या होता है, अगुणित का मतलब बार बार बताते आ रहे हैं, उस पौधा में जितना भी गुणसूत्र की संख्या होगा, देखो किसी भी जीव के गुणसूत्र की संख्या को हमेशा जनरल रूप में दिखाना रहता है, 2n से दिखाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये जो गुणसूत्र है क्या है, द्विगुणित है। लेकिन जब ये आधा हो जाता है, n से दिखाते हैं, तो उसको हम लोग अगुणित कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो अंड कोशिका होता है, तो वो क्या होता है, तो अंड कोशिका हमेशा अगुणित होता है। लेकिन जब असंग जनन असंग जनन का निर्माण होता है, तो उसमें जो अंड कोशिका होता है वो भी क्या होता है, द्विगुणित होता है, जिसके कारण उसका कोई भी अर्धसूत्री विभाजन देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। कोई भी अर्धसूत्री विभाजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, इस प्रकार से असंग जनन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते, आगे देखते हैं बीज का निर्माण। ये बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में दिया हुआ है। वैसे तो बीज के बारे में हम लोग द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री हम अभी देखे भी, लेकिन यहाँ पर और भी डिटेल में दिया हुआ है कि बीज का निर्माण किस तरीके से होता है। तो देखो निषेचन के पश्चात सबसे पहले क्या होता है, भ्रूणपोष तथा भ्रूण में ही परिवर्तन होता है। भ्रूणपोष तथा भ्रूण में परिवर्तन होता है। जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद सबसे पहले भ्रूण में परिवर्तन होते रहता है जो बीज होता है। बल्कि बीजांड के अन्य भागों में भी परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप बीजांड परिवर्तित होकर बीज बन जाता है। जो इसके फलस्वरूप जो बीजांड होता है वही परिवर्तित होकर क्या होता है, बीज का निर्माण करता है। दोनों अर्ध आवरण बीजांड आवरण का रूप ले लेता है। इसका जो दोनों अर्ध आवरण होता है ये बीजांड आवरण के रूप ले लेता है। इसमें से बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं बीज चोल। देखो जब भी अगर बीज बनता है तो बीज जो होता है, बीजांड जो होता है वही बीज का निर्माण करता है। जो बीजांड होता है वही बीज का निर्माण करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर दो आवरण रहता है। जो बाहरी वाला आवरण रहता है उसको हम लोग बीज चोल कहते हैं, जो कि बहुत सारे पौधों का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, तो ये बाहरी वाला आवरण को हम लोग बीज चोल कहते हैं। और भीतरी वाला आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, टैगमेंट कहते हैं। तो भीतरी वाला आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, टैगमेंट कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बीज का दो आवरण होता है। बीज का
बीज का दो आधे आवरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधे आवरण, आधे आवरण, आधे आवरण। ठीक, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें जो बाहरी वाला होता है, बाहर में क्या होता है? तो बाहर में बीज चोल होता है। क्या होता है? इसको लिखना है। ठीक है, बाहर में क्या होता है? बीज चोल होता है। और अंदर भीतरी वाला अगर बात करेंगे, भीतर में जो होता है, भीतर में क्या होता है? तो टैगमेंट होता है। क्या होता है? टैगमेंट होता है। ठीक, कुछ पौधे में बीजांड का केवल एक ही आधा आवरण होता है। कुछ पौधों में ऐसा भी होता है कि उसका एक ही आधा आवरण होता है, और कुछ परजीवी पौधे में भी आधे आवरण नहीं भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधा होता है जिसमें आधे आवरण होता भी नहीं है, और कुछ में एक हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर में क्या देखने को मिलता है? तो दो आधे आवरण देखने को मिलता है। देखो, बीजांड का हम लोग दो हिस्सा देखे थे, एक नाभिका देखे थे और दूसरा बीजांड द्वार देखे थे। ठीक, ये किसका हिस्सा था? बीजांड के शुरुआत में हम लोग पढ़े थे। रेफे और चैलेंजा क्षेत्र भी देखे थे, बीज में ही पूर्णतः बने रहते थे। ये सब के सब बीज के अंदर ही पाया जाता है। जितना भी ये सब अंडर बीजांड द्वार होता है, नाभिका होता है, सब बीज के अंदर ही पाया जाता है। विकास के दौरान लगभग पूरा बीजांड कोश काम में आ जाता है, परंतु कभी कभी यह सिर्फ एक पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है। इसे परिभ्रूण कोश भी हम लोग कहते हैं। जो बीजांड कोश होता है काम में आता है ये भी, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है ये बीज के ऊपर एक पतला सा झिल्ली टाइप का निर्माण करता है, और वह उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो परिभ्रूण कोश हम लोग उसको कहते हैं। पाइपेरेसी में देखने को मिलता है पौधा में, एमेरथेंसी में देखने को मिलता है। दो अलग अलग पौधे का नाम दिया हुआ है। अब देखो, कुछ बीज दिया हुआ है। कुछ बीज जैसे जायफल, शरीफा, लीची, बीजांड वृंद की एक अति वृद्धि भी होती है। इसमें इसका जो बीजांड वृंद की एक अति वृद्धि देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है कि इसमें जायफल, शरीफा और लीची में जो बीजांड के चारों ओर वृद्धि करती है। जो बीजांड के क्या करता है? चारों ओर वृद्धि करती है और लगभग पूरे बीज को ढक लेती है। ये क्या करता है? पूरे बीज को ढक लेता है। इस प्रकार अति वृद्धि बीज चोल कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बीज चोल कहते हैं। तो इसको अतिवृद्धि बीज चोल कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, और इसी को हम लोग इसमें बीज चोल कहते हैं। तो इसलिए जायफल के गद्दादारी और लीची के गुदा बीज चोल होते हैं। जो लीची का गुदा वगैरह खाते हैं, ये जायफल के गद्दादारी, वो सब क्या होता है? बीज चोल होता है, और एरिल फल वृद्धि के अंदर होता है, और मासल होने के कारण खाने का काम आता है। तो इस सब को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। जंगली जलेबी में खाने का अंश बीज चोल ही होता है। अब देखो, किसका किसका बीज चोल खाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बीज चोल खाने योग्य, सबका बीज चोल नहीं खाया जाता है, लेकिन इसका बीज चोल ऐसा बन जाता है जो कि खाने योग्य हो जाता है। तो बीज चोल खाने के काम। अब कौन कौन, इसको डॉट करके लिखना है, कौन कौन पौधे होता है। तो कौन कौन सा होता है? जायफल होता है, शरीफा होता है, शरीफा का भी बीज चोल खाते हैं, और लीची का भी हम लोग बीज चोल खाते हैं। तो ये सब पौधा कुछ नाम है जिसका हम लोग क्या करते हैं? बीज चोल खाते हैं। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल है, जंगली जलेबी भी लिख सकते हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जंगली जलेबी, इसका भी बीज चोल खाया जाता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसका बीज चोल खाया जाता है। कुछ बीजों जैसे रेंडी में बीजांड द्वार एक छोटी सी अतिवृद्धि हो जाती है। इसमें भी छोटी सी अतिवृद्धि होती है, जिसको हम लोग बीज चोलक कहते हैं। बीज की एक ओर चिन्ह भी कुछ पौधे में देखा जाता है। इस चिन्ह को नाभिका, जो नाभिका हम लोग पढ़े थे बीजांड में, नाभिका कहते हैं एक चिन्ह जो दिखाई देता है। यह स्थान को निर्देशित करता है जहाँ पर बीज या बीजांड वृंद से जुड़ा हुआ रहता है, उसको दर्शाता है ये। ठीक, बीजांड वृंद हम लोग देखते हैं, बीज का एक पार्ट होता है जिससे एक लाइन से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृंद कहते हैं।
अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ जो परिवर्तन होता है उसके बारे में दिया है अंड कोशिका में। जो बाहरी हिस्सा होता है अर्धावरण का बीज का, वो बाह्य चोल कहते हैं। जो आंतरिक आवरण होता है उसको हम लोग टेमेंस कहते हैं। बीजांड क्या है, किसमें परिवर्तन होता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। निभाग निभाग ही रह जाता है, बीजांड द्वार ही रह जाता है, हाइलम हाइलम ही रह जाता है। अंड कोशिका में एक बनता है परांकुर, एक बीज पात्राधार बनता है जो बीजों को दो हिस्सा में बांटता है, बीज पत्र, और फिर मूलांकुर का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ें दिया हुआ है जो परिवर्तन हो जाता है निषेचन के बाद। आगे दिया हुआ है कि बीज से हम लोग का लाभ क्या क्या होता है, बीज से हम लोग को क्या क्या लाभ होता है। तो दिया हुआ है इसमें कि अविरित बीज, अविरित यहाँ पर बात हो रहा है मतलब जिसके ऊपर क्या होता है, आवरण होता है, जिसके ऊपर आवरण होता है उसको हम अविरित बीजी हम लोग पौधा कहते हैं। ठीक, अविरित बीजी के लिए बीज बहुत लाभदायक होता है। जो अविरित बीजी होता है उसके लिए बीज बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि पुष्पी पौधों में परागण तथा निषेचन क्रिया जल से स्वतंत्र होते हैं। इसके लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ता है पुष्पी पौधों में। जैसे शैवाल, बायोफाइटस, टेरिडोफाइटा से निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है। देखो ये शैवाल के लिए हम लोग जानते हैं, या ट्राइडोफाइटस हम लोग पौधा जानते हैं, टेरिडोफाइटस जानते हैं। ये सब निषेचन के लिए किसका जरूरत पड़ता है, किस माध्यम की जरूरत पड़ता है, जल की आवश्यकता पड़ता है। अतः बीज का बनना अधिक भरोसेमंद है, बीज का बनना अधिक भरोसेमंद है। इसके अतिरिक्त बीजों के विकिरण के लिए विभिन्न अनुकूलन होते हैं जिससे पादप प्रजाति के नए क्षेत्र में पहुंचने और अस्थायी होने में मदद करता है। देखो बीज ही ऐसा चीज होता है जो हर एक क्षेत्र में, जहाँ कहाँ पे कितना धूप रहता है, कहाँ पे कितना गर्मी रहता है, कहीं पर कम रहता है, उसके हिसाब से वो क्या होता है, अंकुरित होता है। मतलब उसके हिसाब से वो अनुकूलन होता है, मतलब वहाँ पे उस हिसाब से वो जमने के लिए जमने में उसको आसानी होता है, और जहाँ पे उसका निर्माण होता है। बीजों से भ्रूणपोष स्वयं भ्रूण से प्राप्त पोषण सामग्री आरक्षित होती है, जो बीज के अनुकूलन के समय पोषण प्रदान करते हैं। यह बीज को तब तक पोषण देते हैं जब तक पौधा स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। अब देखो बताया जा रहा है जो बीज में क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। यही बीज को क्या करता है, जीवित करके रखता है। यही क्या करता है, बीज को जीवित करके रखता है। जो हम लोग देखते हैं बहुत दिनों तक हम लोग बीज को क्या करते हैं, घरों में रखते हैं, और बाद में जब बोना आता है तो उसको हम लोग खेतों में छिड़काव कर देते हैं। खेतों में ये छिड़काव जब किया जाता है तो उसको एनर्जी कौन देता है, जमने के लिए, अंकुरण होने के लिए, तो वो भ्रूणपोष ही इसको क्या करता है, एनर्जी देता है। और जब ये जम के इसमें हरा पत्ती निकल जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने लगता है, तब ये पोषण प्रदान करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये बोल सकते हैं भ्रूणपोष उसका नष्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। देखो बीज के ऊपर एक कठोर बीज आवरण भी होता है जो उसको सुरक्षा करके रखता है, उसको खराब होने नहीं देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी हम लोग जानते हैं जितना भी हम लोग कृषि होता है सब बीज पर ही निर्भर करता है। अगर बीज का निर्माण सही तरीके से नहीं होगा तो अवश्य है कि हम लोग कृषि करने में बहुत कठिनाई हो जाएगा। तो ये हम लोग को क्या करता है, बोल सकते हैं कि ये सब लाभ के बारे में बताया जा रहा है कि अगर बीज होता है तभी उसको हम लोग भंडारण करके रख पाते हैं, और उसका जो भ्रूणपोष होता है वो पोषण प्रदान करता रहता है, उसको जीवित करके रखता है। अब देखो इसका भंडारण बहुत सालों तक कर सकते हैं बीज का। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लगभग किसी बीज का हम लोग 10,000 साल तक भी क्या कर सकते हैं, भंडारण करके रख सकते हैं, और उसको फिर से बोएंगे तो बीज का निर्माण उससे हो जाएगा। इस प्रकार से देखने को मिलता है। आगे दिया है कि फल का निर्माण कैसे होता है। अभी तो हम लोग देख रहे थे क्या, बीज का निर्माण कैसे होता है। आगे हम लोग पढ़ना है कि फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बेसिकली फल का जो निर्माण होता है वही जो बीजांड होता है, बीजांड के ऊपर क्या होता है, अंडाशय होता है, वही फल में परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड
में परिवर्तन बीज का निर्माण होता है। हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, इस बात को भी ध्यान में ये डॉट करके लिख ही लीजिएगा कि जो बीजांड होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है। जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। वो किस में बीज परिवर्तित हो जाता है? बीज में परिवर्तित हो जाता है। और जो अंडाशय और पुष्प के अन्य भाग जो होते हैं, जो अंडाशय और पुष्प के अन्य भाग हो जाते हैं वो परिवर्तित किस में हो जाता है? फल में हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तो यही फल का निर्माण करता है। जो अंडाशय होता है, अगर फिर से एक बार डायग्राम बना कर दिखा दे, डायग्राम स्त्री के सर का यही था, अगर याद होगा तो ये नीचे वाला हिस्सा को ही हम लोग क्या कहते थे? इस नीचे वाला हिस्सा को ही हम लोग अंडाशय कहते थे। क्या कहते थे? अंडाशय कहते थे। इसी में क्या होता है, तो यही अंडाशय क्या करता है? बाद में जाके फल का निर्माण करता है। और इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है? बीजांड होता है। इसी के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। यही जो बीजांड होता है ये बीज का निर्माण करता है, और जो अंडाशय होता है ये फल का निर्माण करता है। तो ये दोनों पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। यदि किसी कारण से निषेचन नहीं हो पाता है तो अंडाशय मुरझा कर क्या हो जाता है? गिर जाता है। अगर निषेचन घटना नहीं हो पाए तभी से बीज का भी निर्माण नहीं होगा, अंडाशय भी मुरझा कर वो गिर जाएगा। प्रत्येक फल में अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बनती है। तो देखो, जो अंडाशय का भित्ति होता है, जो अंडाशय के ऊपर एक लेयर रहेगा, अंडाशय के ऊपर एक क्या रहेगा? लेयर रहेगा, जिससे क्या करता है? ये किसका निर्माण करता है? फल भित्ति। फल भित्ति भी होता है, देखते हो लोग, सेब के ऊपर एक छिलका होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। जो सेब के ऊपर छिलका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। तो फल भित्ति किससे बनता है? तो अंडाशय के ऊपर जो आवरण होता है उससे फल भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। अंडाशय में परिवर्तित निम्नलिखित प्रकार से दिखाए गए जो बाह्य दलपुंज हम लोग पढ़े थे, ठीक। सबसे पहले फूल का जो बाह्य दलपुंज पढ़े थे, ये क्या होता है? तो ये झड़ जाते हैं और दीर्घ अस्थायी हो जाते हैं, मतलब ये खत्म हो जाता है, ठीक। दलपुंज का बात करेंगे तो ये प्रायः ये भी क्या हो जाता है? झड़ जाता है, इसका भी कोई काम नहीं रह जाता है। जो वर्तिकाल और वर्तिका होता है सूख कर क्या हो जाता है? ये भी गिर जाता है, मतलब जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये भी सूख कर गिर जाते हैं। अंडाशय भित्ति जो होता है वो फल भित्ति का निर्माण करता है। अंडाशय भित्ति और जो बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। और पूरा हम लोग बीज और फल भित्ति पूरा मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? फल कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनता है, अंडाशय एक फल के रूप विकसित ले लेता है, फल के रूप में विकसित हो जाता है। जब जैसे जैसे बीजांड जो होता है वो बीज का बनते जाता है, वैसे वैसे अंडाशय भी क्या होते जाता है? फल का रूप लेते जाता है, ठीक। एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। एक अंडाशय के अंदर हम लोग देखने को मिलता है, जैसे कोई भी सेब खाते हैं तो सेब के अंदर एक से अधिक बीज भी देखने को हमको मिलता है। सूर्यमुखी कुल के पौधे में एक अंडाशय में केवल एक ही बीजांड हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन जो सूर्यमुखी का पौधा होता है उसमें एक अंडाशय में एक ही बीजांड देखने को मिलता है। जबकि आलू कुल के पौधा जो होता है ये अंडाशय में अनेक बीजांड के निर्माण करते हैं। अंडाशय की दीवार से फल भित्ति, अंडाशय का जो दीवार होता है उससे फल भित्ति बनती है। और फल भित्ति मोटी भी होती है, पतली भी होती है, मोटी भी होती है। बहुत सारा हर एक का छिलका होता है, जितना भी फल हम लोग खाते हैं उसका ऊपर एक आवरण छिलका देखने को मिलता है, उसी को हम लोग फल भित्ति कहते हैं। जैसे आम के ऊपर एक छिलका देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। ये अंडाशय के आवरण से ही बनता है। किसी का मोटा होता है, किसी का पतला होता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये 2 या 3 भागों से इसका भित्ति का निर्माण होता है, 2 या 3 भाग से। देखो, अब देखो जो फल भित्ति होता है, देखो फल भित्ति मतलब पूरा फल हो गया। फल भित्ति होता है, एक बाह्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति होता है, एक अंत फल भित्ति होता है। यह फल का छिलका होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक करते हैं। जो फल भित्ति होता है और बीज होता है, ये दोनों मिलकर फल का निर्माण करता है, ठीक है। और जो फल भित्ति होता है उसका 3 हिस्सा होता है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति। तो बाहर वाला जो होता है वो छिलका होता है, बीच वाला जो होता है वो भाग वो खाने वाला होता है, बीच वाला भाग खाने वाला होता है। और जो अंत होता है यह फल के भीतरी भाग होता है, प्रायः पतली एक झिल्ली टाइप का रहेगा, जो कि ये बीजों के ऊपर देखने को ज़्यादातर मिलता है। झिल्लीदार होता है, जैसे नारंगी का हम लोग देखने को मिलता है, ठीक। ये अंदर का देखने को मिलता है, बहुत में होता भी है, बहुत में नहीं भी होता है, ठीक। तो ये फल भित्ति का जो होता है उसका 3 हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है।
कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ फलों में केवल एक ही बीज होते हैं, कुछ फलों में एक ही बीज होते हैं, जैसे सूरजमुखी। सूरजमुखी का फल ऐसा होता है जिसमें एक ही बीज होता है, परंतु पौधे के फलों में हजारों की संख्या में बीज पाए देखने को मिलता है। तो और लेकिन पौधे का बात करेंगे तो उसमें हजारों में क्या देखने को मिलता है, बीज का निर्माण होता है। तो सूरजमुखी में एक ही बीज होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को काम करना है कि कम से कम क्वेश्चन बनाते रहना है। क्वेश्चन बनाने से ही क्या होगा, लिखने का हैबिट होगा। ठीक, इसलिए क्वेश्चन बनाना जरूरी है। क्वेश्चन आप लोग बनाइए इसके बाद, तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।